नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। आप अपना पुराना पेपर देखिएगा, गंगा नदी में से पक्के सवाल आते हैं, चाहे इसकी सहायक नदियों पर आ जाए, गंगा नदी के प्रयाग के बारे में आ जाए, बट क्वेश्चन पक्का है और वैसे भी देखो बनता भी है। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है? गंगा नदी का। तो आइए आज हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे भाई गंगा नदी का जो उद्गम होता है उसके बारे में। एक शब्द आपको समझना पड़ेगा, प्रयाग, है ना। प्रयाग शब्द का मतलब है ऐसा स्थान जहां दो या दो से अधिक नदियां आकर मिलती है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। जैसे प्रयागराज नहीं है जहां गंगा और यमुना नदी आपस में मिलती है, ऐसे ही दोस्तों उत्तराखंड में अगर अपन जाएंगे तो वहां पर हमें मिलेंगे पंच प्रयाग। क्या मिलेंगे? पंच प्रयाग। तो पहले तो मैं पंच प्रयाग के नाम लिख रहा हूं दोस्तों, कौन कौन से हैं। देखिए पंच प्रयाग, देखिए वो है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। तो उत्तराखंड में ये सारे प्रयाग आपको मिलेंगे। अगर आप उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड में अपन को ये सारे प्रयाग देखने को मिलेंगे। अब होता क्या, देखिए जैसे विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग में दो नदियां आकर मिलती है, एक का नाम है विष्णु गंगा, एक का नाम है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी आके कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। जब नदी आगे बढ़ती है तो नदी का नाम क्या हो जाता है दोस्तों? अलकनंदा। नदी का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। विष्णु गंगा, धौली गंगा कहां पर? विष्णु प्रयाग पर। नदी का नाम क्या? अलकनंदा। उसके बाद देखिए ये नदी जब नंद प्रयाग पर पहुंचती है तो यहां पे इसमें एक नदी आकर मिलती है, नंदाकिनी। कौन सी नदी आकर मिलती है दोस्तों? नंदाकिनी। नदी का नाम अभी भी क्या रहता है? नदी का नाम अभी भी रहता है अलकनंदा। समझ रहे हैं आप? तो नंद प्रयाग पे कौन सी दो नदियों का संगम हुआ? अलकनंदा और नंदाकिनी। नदी जब पहुंचती है दोस्तों कर्ण प्रयाग तो इसमें एक नदी आकर मिलती है, नदी का नाम है पिंडार। समझ रहे हैं आप? और नदी का नाम अभी भी क्या रहता है? नदी का नाम रहता है अभी भी अलकनंदा। फाइनली दोस्तों ये नदी पहुंच जाती है कहां पर? रुद्रप्रयाग पर। और यहां एक बड़ी नदी आकर इसमें मिलती है, नदी का नाम है मंदाकिनी। समझ रहे हैं आप? तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम कहां पर होता है? रुद्रप्रयाग पर। इसके बाद अपन आगे चले यहां से तो आ जाता है देवप्रयाग। और एक्चुअल में जो मोस्टली जो सवाल आता है ना वो देवप्रयाग का ही आता है। देवप्रयाग में क्या होता है दोस्तों? एक बड़ी नदी आती है जो जिसका उद्गम होता है गोमुख गंगोत्री से। कहां से? गोमुख गंगोत्री। ये भी उत्तराखंड में ही है। गोमुख गंगोत्री से दोस्तों जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम है भागीरथी। यही मेन नदी है एक्चुअली। यही नदी कौन सी है मेन नदी? भागीरथी। समझ रहे आप? भागीरथी। अब भागीरथी और भागीरथी में यहां कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग में होता है। और इसके बाद जो कंबाइंड धारा निकलती है अपनी, इसके बाद जो कंबाइंड धारा निकलती है, इसी को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसी को हम जानते हैं गंगा नदी के नाम से। किस नाम से? गंगा नदी के नाम से। तो आप याद रखेंगे कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। उसी के बाद निकलने वाली नदी कौन सी है? हमारी गंगा नदी। अब देखो देवप्रयाग, देवप्रयाग के नीचे आ जाता है ऋषिकेश, ऋषिकेश के नीचे आता है हरिद्वार, और उसके बाद हमारा मैदानी भाग जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है, भागीरथी नदी पे आप याद रखना एक बड़ा बांध है भागीरथी नदी पर, जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई वैसे 260.5 मीटर है, 260.5 मीटर। हालांकि अपन उसको 261 ले लेते। कितना ले लेते? 261 मीटर ले लेते, 261 मीटर। ठीक है, ओके। तो टिहरी बांध, कभी पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, ध्यान रखना। ओके, तो अब हम जो बात कर रहे थे कि साहब गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से निकल के अब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल इनके मैदानों में आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं प्रयाग ये बनने के बाद इसके बाद नदी का क्या होता है। तो देखिए इसके बाद जो नदी है, एक मैप ले लेते हैं अपन भारत का अच्छा सा, ताकि अपन को समझने में आसानी रहे। देखिए ओके, देखिए क्या होता है। अब उत्तराखंड के देवप्रयाग से गंगा नदी निकल के उत्तर प्रदेश, ऑलमोस्ट पूरा बिहार, थोड़ा सा झारखंड और वेस्ट बंगाल,
नदी यहाँ तक आ जाती है। वापस बोलता हूँ मैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा झारखंड एंड देन वेस्ट बंगाल, ये गंगा नदी का प्रवाह है। तो गंगा नदी का प्रवाह कौन कौन से राज्यों में दोस्तों? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, गंगा नदी की दो शाखाएं हो जाती है। एक शाखा आगे चली जाती है जिसका नाम है पद्मा, और दूसरी शाखा यहाँ नीचे उतर जाती है पश्चिम बंगाल में ही, जिसका नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। तो देखिए ये जो पूरी शाखा अपनी चल रही है, ये वाली पूरी शाखा, ठीक है, ये पूरी शाखा किस नदी की है? गंगा नदी की। बट फाइनली आगे चल के क्या हुआ, गंगा नदी दो पार्ट में बढ़ गई। एक पार्ट इसका आगे चला गया जो पद्मा नदी के रूप में है, और दूसरा पार्ट यहाँ पर आ गया जिसको अपन क्या कहते हैं? हुगली नदी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाती है हमारी कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है, ये वाली हो गई है पद्मा, और ये वाली हो गई है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। गंगा की दो शाखाएं हो गई। ठीक है, अब देखिए फाइनली क्या होता है, यहां से एक बड़ी नदी और आती है। कौन सी नदी आती है यहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसका मैं अलग से आपको डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल आप इसको यहां तक याद कर लीजिए। ये हमारी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये हमारी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब ये कौन सी थी? पद्मा। ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब आपस में मिलती हैं तो कुछ देर के लिए ये सीधी सीधी आगे बढ़ती है। ये नदी कुछ देर के लिए नदी जब सीधी सीधी आगे बढ़ती है, तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना। फाइनली यही जो मेघना नदी है ना दोस्तों, यही मेघना नदी आगे चल के एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। इधर से क्या हुआ है कि हुगली नदी जो है, इसने भी एक बड़े डेल्टा का निर्माण कर दिया है, और फाइनली इन दोनों नदियों का डेल्टा जो है ना, वो आपस में मिल गया है। ठीक है, इसीलिए इसको या तो हम कह देते हैं सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, या फिर हम बोल सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। डेल्टा तो आप समझते होंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? नदियां जब समुद्र में गिरने से पहले अनेक छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है ना, तो इसे अपन क्या कहते हैं? डेल्टा। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये नदी का प्रवाह है। अच्छा, जहां पे नदी बांग्लादेश में एंटर हो रही है ना, एग्जैक्टली उस जगह पर है ना एक बैराज है जिसका नाम है फरक्का बैराज। क्या नाम है? फरक्का बैराज। देखो बैराज एक तरह का बांध ही होता है, ठीक है, बट इसका जो यूज होता है वो पेयजल और सिंचाई के लिए होता है। बैराज एक प्रकार का बांध ही है, बट इसका जो यूज है वो किसके लिए होता है? फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सिंचाई, इरिगेशन। बांध हमेशा मल्टीपर्पज होता है। जैसे कोई बांध है ना, तो उस बांध के है ना उसके ऊपर आप देखोगे कि विद्युत का निर्माण भी हो रहा है, जल विद्युत का निर्माण भी हो रहा है। उसको अपन ने इरोजन रोकने के लिए भी बनाया है, फॉरेस्टेशन के लिए बनाया है, मछली पालन के बनाया है। बांध मल्टीपर्पज हो सकता है। बैराज का पर्पज है पानी को रोकना, डिस्ट्रीब्यूट करना फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, दैट इज बैराज। तो फरक्का बैराज कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। और कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, गंगा भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई गंगा की जो कुल लंबाई है, गंगा की कुल लंबाई ये है हमारे पास 2525 किलोमीटर। गंगा सबसे लंबी नदी। अब देखिए यहां पर इसकी अपन कुछ सहायक नदियों की बात करें, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें। सबसे पहले तो आप देखिए नदी का किनारा आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे नदी जा रही है इस ईस्ट डायरेक्शन में, तो नदी का जो ऊपर वाला हाथ है ये लेफ्ट है ना, तो जिस तरफ नदी का पानी जा रहा है अपना मुंह उस तरफ कर लीजिए। जो आपका लेफ्ट है वो नदी का लेफ्ट है। तो ये ऊपर वाला किनारा कौन सा है? नदी का लेफ्ट किनारा है, यानी कि बायां किनारा है। और नीचे वाला कौन सा है? राइट किनारा है, यानी कि दायां किनारा है। समझ रहे आप? तो देखो यहां से जो नदी यहां पे लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियां आती है, देखो मैं आपको बताऊं। लेफ्ट साइड से आती है रामगंगा,
गोमती, घाघरा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और एक नदी है ये महानंदा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी नदियां जो है नदी में, गंगा नदी में कौन सी साइड से आ रही है? लेफ्ट साइड से। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब ये राइट साइड है। राइट साइड से जो सबसे बड़ी नदी आ रही है ना दोस्तों, वो आ रही है यमुना नदी। कौन सी आ रही है? यमुना नदी। यमुना की कुल लंबाई है ना 1376 किलोमीटर है, 1376। और सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी यमुना ही है। ये कौन सी नदी है? ये नदी है यमुना। समझ रहे हैं? यमुना भी इधर जाती है जहां पर हमारा एक है प्रयागराज। प्रयागराज है ना, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, तो बाद में इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। इसकी एक बड़ी सहायक नदी है, आप देखोगे है ना, वो यहां से आती है चंबल। चंबल यमुना की बड़ी सहायक नदी। इसके अलावा बेतवा है, केन है, बेतवा, केन है ना। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश से नदी आती है ना, एक नदी मध्य प्रदेश से आती है जो बिल्कुल पटना के पास जाके गंगा में मिल जाती है, सोन। तो ये मिलती है कहाँ पर? ये कौन सी जगह है दोस्तों? ये जगह जहाँ गंगा और सोन नदियों का संगम होता है वो पटना है, और जहाँ पे यमुना और गंगा नदी का संगम होता है वो स्थान प्रयागराज है। वो स्थान कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है। इसके अलावा देखिए अपने को एक नदी और करनी पड़ेगी, है ना। ये नदी हुगली की सहायक नदी है। इधर हुगली नदी है ना, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर। तो दामोदर अपना पानी ले जाके किसको देती है? आप देखो, दामोदर अपना पानी ले जाके किसको देती है? हुगली नदी को देती है। समझ रहे? दामोदर अपना पानी ले जाके किसको देती है? हुगली नदी को। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ये नदी इतनी बाढ़ लेके आती है कि इसे क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है। समझ रहे आप? तो दोस्तों ये है गंगा की सहायक नदियों का एक चार्ट। आपको इसी क्रम में याद करना है कि अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ, आप हमेशा पश्चिम पूर्व रखो। तो पश्चिम से पूर्व जाओगे ना तो नदियों का क्रम भी यही होगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। समझ रहे? इधर से आप किसको याद रखोगे? यमुना को याद रखोगे, है ना। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, कुल लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए अपन एक इसको पीपीटी के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि कौन सी नदी आपको कहाँ, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है। तो एक बार अपन इसका चार्ट भी देख लेते हैं। ये सबसे पहले मैंने जो आपको प्रयाग बताए उन प्रयागों के बारे में बात है। जैसे कि मैंने बताया था आपको धौलीगंगा, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा। ये अलकनंदा को वहाँ विष्णु गंगा कहा जाता है। अलकनंदा का ही नाम वहाँ पे क्या है? विष्णु गंगा। और इसी के किनारे कौन सा मंदिर स्थित है? इसी के किनारे बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। वहाँ से चल के फिर ये आ गई क्या? नंद प्रयाग। वहाँ पे कौन सी नदी मिली इसमें? नंदाकिनी। आगे चल के कर्णप्रयाग पे पहुंचे, कौन सी नदी आई? पिंडार। ठीक है। आगे चले रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? केदारनाथ। फिर आगे बढ़े आप भागीरथी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, देवप्रयाग पे आके मिलती है। और यमुना नदी जो यमुनोत्री से निकलती है और आगे जाके जो बड़ा वाला प्रयाग है जिसे अपन प्रयागराज बोलते हैं, वहां जाके मिलती है। सब प्रयाग है। ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने गंगा की सहायक नदियों के बारे में आपको एक चित्र बताया, ऑलमोस्ट वो वाला चित्र है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो चंबल, सिंध, ये काली सिंध नदी है, बेतवा, केन, टोंस, सोन नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ऑलमोस्ट सारा वही वाला जो मैंने चित्र बनाया ना, ये वही वाला चित्र है। उल्टा वो वाला चित्र ज़्यादा आपको ठीक रहेगा। अब देखिए अपन गंगा में नदियों की बात करें तो सबसे पहले तो कुछ अपन फैक्ट की बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है? गंगा नदी का है। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र मतलब अपवा क्षेत्र होता है। एक नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जितना बड़ा एरिया घेरती हैं उसको अपन जल ग्रहण क्षेत्र या अपवा क्षेत्र बोलते हैं। और गंगा नदी की प्रधान शाखा कौन सी है? भागीरथी है, जो गढ़वाल में
हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो एक्चुअल में ना वो लंबाई भी नापते हैं ना, तो वो कहाँ से नाप रहे हैं, वो नाप रहे हैं एक्चुअल में आपके भागीरथी नदी का जो उद्गम है वहां से नदी जो जाकर समुद्र में गिरती है वहां तक 2525 किलोमीटर। गंगा की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। बात करी थी मैंने आपको कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। इसकी एक धारा यहां से अलग हो जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की दो शाखाएं हो जाती है, एक मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है ना। फाइनली पद्मा और जमुना, जमुना एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता नदी आके मिलती है तब नदी का नाम जमुना हो जाता है। तो जमुना टेक्निकली ब्रह्मपुत्र ही है। नदियों के नाम कई बार क्या होते हैं, बदल जाते हैं, और इसके मिलने के बाद इसे पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए सहायक नदियों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली सहायक नदी है कौन सी, रामगंगा। रामगंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली की पहाड़ी से। रामगंगा नदी हरदोई में, रामगंगा नदी कहां जाके मिलती है, हरदोई में गंगा नदी के समागम के साथ रामगंगा का सफर समाप्त हो जाता है। इसमें एक फैक्ट याद रख सकते हैं, फैक्ट क्या याद रखेंगे अपन, रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। वर्तमान में इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है, समझ रहे। 1936 में स्थापित हुआ था, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। और यहां से कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों, रामगंगा नदी गुजरती है। तो पहली नदी होगी रामगंगा। रामगंगा की जस्ट अन्य नदी को आगे वाली नदी कौन सी है, गोमती। कौन सी नदी है, गोमती। तो गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत जिले में गोमत ताल से। किससे, गोमत ताल। अच्छा, ये गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय की किसी ढलान से नहीं होता है, हिमालय के किसी ग्लेशियर से नहीं होता है। ये इकलौती ऐसी नदी है जो एक झील से आती है। कौन सी नदी, गोमती नदी। ठीक है, वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा मिल जाती है। और इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता यह है, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। यह अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, लखनऊ स्थित है। समझ रहे, यूपी की राजधानी फेमस है लखनऊ, कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो देखो बाईं ओर में से मिलने वाली नदियों में पहली कौन सी है, रामगंगा, फिर गोमती, फिर कौन सी है, घाघरा नदी। देखो घाघरा नदी जो है दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर में मानसरोवर झील के से निकलती है, बलिया और छपरा के बीच में गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए ये नदी बहुत बड़ी नदी है, घाघरा नदी काफी लंबी नदी है, और जब ये नेपाल से बहकर आती है ना, और उसके बाद कहाँ एंटर करती है, ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाती है, प्रमुख सहायक नदियां हो जाती है शारदा और राप्ती। कौन सी प्रमुख नदियां हैं इसकी, शारदा और राप्ती। अच्छा, नेपाल में इस नदी का नाम कुछ और है। नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्णाली कहा जाता है। ठीक है, और एक बात, इस नदी का निचला भाग सरयू कहलाता है। इस नदी का निचला भाग सरयू कहलाता है। इसमें क्या कई नदियां आकर मिलती है, जब ये अयोध्या के पास से निकलती है ना ये नदी,
तब इसका नाम क्या हो जाता है, सरयू हो जाता है। तो लोअर घाघरा नदी जो है उसी का नाम सरयू है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा और अब आएगी गंडक नदी। देखिए गंडक नदी आती है हिमालय में धौलागिरी के उत्तर में। इसे काली गंडकी, नारायणी, सप्तगंडकी या फिर इसे शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, शालिग्रामी नदी, ये भी याद रखना आप। एक्चुअल में इस नदी के अंदर है ना ऐसे ऐसे शिलाएं पड़ी हैं, फॉसिल वाले पत्थर पड़े हैं जो बहुत हजारों साल पहले के, और उसके अंदर जीवाश्म है, समझ रहे हैं, ऐसे तोड़ते हैं ना उसमें से अमोनाइट एक है, आप कभी सर्च करना एमोनाइट, एमोनाइट के जीवाश्म इसमें मिलते हैं। और ये बात सच भी है, आपको पता होगा कि यहाँ हमारे जहाँ आज भारत का हिमालय पर्वतमाला है, तो यहाँ पे तो पहले टैथिस सागर था। हिमालय की उत्पत्ति यहाँ प्लेटों की टक्कर से हुई है, तो टैथिस सागर का पूरा पैंदा क्या हुआ, ऊपर उठ गया। तो वो जो समुद्र के नीचे के जो पत्थर थे ना, वो यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। काला कलर का बिल्कुल पत्थर मिलता है जिसे शालिग्राम पत्थर कहा जाता है। और आपको पता है वो शालिग्राम जी को जो है ना विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। अभी वो राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा था, तो नेपाल से बकायदा शालिग्रामी नदी का एक बड़ा सा पत्थर जो है वो भेजा गया था, हालांकि उसका यूज नहीं आया। तो ये वही नदी है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र इसका नेपाल में, उसके बाद भारत में है। मुख्य रूप से बिहार के चंपारण और सारण जिले इसी नदी के किनारे हैं। हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और इसके तल में शालिग्राम पत्थर, अमोनाइट के जीवाश्म पाए जाते हैं। एक फैक्ट और बन जाएगा, यह बिहार के वाल्मीकि नेशनल पार्क से गुजरती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क से गुजरती है। कई बार ऐसा हो जाता है, नदियां जो है ना नेशनल पार्क से गुजरती है, उसका सवाल आ जाता है। तो ये बिहार के कौन से, वाल्मीकि नेशनल पार्क से गुजरती है, ठीक है, ओके। फिर देखिए अगली नदी है राप्ती। ये मैंने आपको बताया मध्य नेपाल से निकलती है और नेपाल के चितवन घाटी से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। ये कौन सी, गंडकी नदी या गंडक नदी जो अभी मैं बता रहा था ना, उसमें मिल जाती है। तो राप्ती बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। हालांकि राप्ती किसकी सहायक नदी है, गंडक की सहायक नदी है, इसको आप याद रख लेना। सरयू नदी मैंने आपको बताया कि घाघरा नदी में ही समानित हो जाती है। लोअर घाघरा जो है, मतलब घाघरा नदी का जो निचला भाग है, उसे ही क्या कहा जाता है, सरयू कहा जाता है। और सरयू के किनारे हमारा प्रसिद्ध राम मंदिर अयोध्या शहर स्थित है। तो ये सरयू नदी का है। फिर देखिए कोसी नदी। कोसी नदी बहुत फेमस है। कोसी नदी देखिए नेपाल में हिमालय से निकलती है। हिमालय के अंदर एक गोसाई थान चोटी है, गोसाई थान चोटी से ये नदी निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में दाखिल होती है। भागलपुर के निकट जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और कोसी नदी बार बार बाढ़ लाने तथा अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कुख्यात है। इससे जान माल का अत्यधिक नुकसान होता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बात समझ रहे, कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक। एक्चुअल में क्या, देखो बाढ़ तो बहुत सारी नदियां लेके आती है, बट कोसी नदी का क्या है कि जब भी बाढ़ आती है ना, नदी का अपना रास्ता चेंज हो जाता है जब बाढ़ का पानी उतरता है। इससे क्या होता है, वो बेचारे लोग जो इस नदी के आसपास खेती करते हैं उनको बार बार विस्थापित होना पड़ता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। तो कोसी नदी जो है वो कहते हैं ना कि यार एक जैसे नदियों में बहुत बाढ़ आती है, भाई गंगा में भी आती है, बाकी सिंधु सतलुज में भी आती है, उन्हें शोक नहीं बोला गया, जीवनदायी नहीं बोला गया। मिट्टी बहा कर लाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, सब कुछ ठीक है। बट आप सोचो ना, आपके जिस खेत है उस खेत में से ही आपकी नदी बहने लग जाए, आप जाओगे किधर। तो इसलिए कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। और देखिए ये भागलपुर के निकट है ना, यहाँ पर एक विक्रमशिला नाम की जगह है, विक्रमशिला। और विक्रमशिला में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, आप ध्यान रखना।
विक्रमशिला एक जगह का नाम है, भागलपुर के पास में है। तो विक्रमशिला में गंगा डॉल्फिन का अभ्यारण्य है। गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ओके, फिर देखिए महानंदा नदी। महानंदा नदी में आप एक ही बात याद रखना, बाकी सब ठीक है, दार्जिलिंग से आती है वैसे ही। यह गंगा में पूर्व दिशा से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। पूर्व दिशा से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। अंतिम सहायक नदी मतलब ईस्ट डायरेक्शन है ना, जैसे मैंने बताया था ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। महानंदा लास्ट नदी है। इसके बाद अगली नदी तीस्ता है, बट तीस्ता नदी का ढाल जो है ना वो ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ है। अब ढाल चेंज हो जाएगा, समझ रहे? देखो छोटी बड़ी सहायक नदियां सब मुख्य नदी में इसलिए आती हैं क्योंकि उनका ढाल उस तरफ होता है। अब जैसे ये महानंदा नदी क्रॉस हो जाती है ना, उसके बाद नदियों का ढाल किस तरफ हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ हो जाता है। उसके बाद वो इधर नहीं आती है। तो महानंदा नदी पूर्व दिशा से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। फिर देखिए दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? यमुना नदी। जैसे मैंने आपको बताया यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है, 1376 किलोमीटर की है ये। तो यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूछ की पहाड़ी, है ना, और यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री ग्लेशियर भी लिख देता हूं मैं, हालांकि ये तो आपको आता होगा, फिर भी लिख देता हूं। जिला कौन सा है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, यो गढ़वाल से निकलती है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहां के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। देखो यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। एक तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। दूसरा, यमुना के किनारे फेमस शहर जो है दिल्ली, मथुरा, वो आगरा शहर स्थित है। आगरा शहर स्थित है। और एक लास्ट, दिल्ली में यमुना नदी पर ओखला वो हथनी कुंड बैराज स्थित है। ओखला और हथनी कुंड बैराज स्थित है, जरूर याद रखना। बैराज का क्वेश्चन पक्का आ जाता है हमेशा, ठीक है। तो ओखला और हथनी कुंड बैराज कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर। यमुना की सहायक नदियों की बात करें अपन, तो मैंने बताया आपको जैसे कि चंबल हो जाएगी। चंबल नदी आती है विंध्याचल की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से, फिर वहां से राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है और उत्तर प्रदेश में अपना पानी किसको दे देती है? ये यमुना नदी को दे देती है ना। उत्तर प्रदेश में भिंड है इटावा के पास, वहां पे नदी में समाप्त हो जाती है। तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा सोन नदी, सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की चोटी मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश से। अमरकंटक की चोटी मैकाल पर्वत से सोन के अलावा नर्मदा नदी भी निकलती है। नर्मदा और सोन नदी दोनों का उद्गम जो है वो अमरकंटक की चोटी मैकाल पर्वत है, ठीक है। फिर वहां से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए पटना के पास ये किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो पटना शहर जो है ना वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। इसमें एक बड़ा सही क्वेश्चन बनता है, सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद है। सोन की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? रिहंद है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध स्थित है और इस बांध पर स्थित कृत्रिम झील का नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर है। क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखिए गुरु गोविंद सिंह सागर अलग है और गोविंद वल्लभ पंत सागर अलग है। गुरु गोविंद सिंह सागर है इधर अपने भाखड़ा बांध पे, भाखड़ा बांध है ना सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, उसके पीछे जो झील है उसका नाम गुरु गोविंद सिंह सागर है,
और मैं क्या कह रहा हूं, गोविंद वल्लभ पंत, यूपी के पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत, हमारे होम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, गृह मंत्री, उनके नाम पे इस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो सोन नदी में एक फैक्ट और ये बन जाएगा रिहंद वाला, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए बेतवा नदी है, ये तो वही हमारे चंबल की सहायक नदी है, कुम्हारगांव रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है ना, और हमीरपुर के निकट किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। कोई इतना बड़ा नहीं है, बस आप ये याद रखना यमुना की सहायक नदी आती है चंबल, केन और बेतवा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था पूरा कौन सा, गंगा नदी तंत्र। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। देखो जितने फैक्ट्स हैं ना, एक्चुअल में क्या होता है कि कभी भी है ना जीके में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट हमारा मेन उद्देश्य क्या है, एग्जाम को क्रैक करना। समझ रहे आप चीज़ों को फैलाने की बजाय चीज़ों को समेटने की कोशिश करोगे ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इसलिए टू द पॉइंट चलिए, और मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन आ जाते हैं टू द पॉइंट। आप इसमें से अपने पिनेकल वगैरह उठा के आप पुराने पेपर मिला लो, आपको इसमें से आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी और जानकारी मैं आपके सामने लाता रहूंगा। इस लेक्चर में इतना, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।